आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। जैसा कि आप जानते हैं, अम्बेडकरनामा एक मुहिम है। बहुजन नायक नायिकाओं के संघर्ष को, उनकी उपलब्धियों को आपके पास लेकर आना, तमाम ये घटनाओं से आपको रूबरू कराना। और इसी सिलसिले में आप जानते हैं कि हम जयंती दिवस भी मनाते हैं और जो डेथ एनिवर्सरी है, जो पुण्यतिथि है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। 13 अप्रैल मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल साहब की पुण्यतिथि है और उस पर बात करने के लिए उनके ग्रैंडसन डॉक्टर सूरज मंडल, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज में इतिहास पढ़ाते हैं, संविधान बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े हैं और लगातार आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे अपनी बात रखते हैं, बेबाक तरीके से रखते हैं। उन्हीं से बात करने के लिए हम इस एपिसोड में उपलब्ध हैं और उनसे जानेंगे उनके निजी अनुभव भी। मंडल साहब की संघर्ष यात्रा, वो मुख्यमंत्री भी थे बिहार के और मंडल कमीशन के अध्यक्ष तो थे ही, तो ये सब बातें जानेंगे। सूरज जी, आपका स्वागत है अम्बेडकरनामा में। बताएं कैसे आज के हालात में किसान आंदोलन चल रहा है, आबाद निजीकरण हो रहा है, तमाम सब कुछ हो रहा है, बीपी मंडल साहब को कैसे याद करें? एक समाज जो पूरा इस देश का बहुसंख्यक समाज है, पिछड़ा वर्ग है, जिनके हित के लिए जो रिपोर्ट पेश की गई और जिस रिपोर्ट का क्रियान्वयन हालांकि बहुत आंशिक रूप से हुआ है, लेकिन जो भी हो रहा है उससे एक प्रकार से बहुत से लोगों को अवसर मिल रहा है। और एक बार आपने सही कहा था कि उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पिछड़े वर्ग समाज को जो संघर्ष करना चाहिए था, वो संघर्ष उस रूप में सामने नहीं आया। जाहिर है कि आज जो सरकार सत्ता में है वो बहुत ही एक साजिशन तरीके से उसके जो रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन तो दूर, जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो भी पिछड़े वर्ग से वो हक को छीन रही है। मंडल जी कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते और वो समय समय पर, आज आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, मंडल जी का किसान के प्रति और जो तमाम जो ऐसे लोग हैं जो मजदूर वर्ग है और जो लोग अपने जीविका चलाने के लिए हमेशा सड़कों पे या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संघर्ष करते हैं, उनके लिए वो हमेशा बोलते रहे। और उनके बोलने का परिणाम था कि उन्हें सत्ता से 1965 में जब वो खड़े हुए, पामा में दलितों पर अत्याचार हुआ था, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ था, वहाँ के जो सवर्ण समाज था, और वो चाहते थे बोलना, उनको रोका गया। ही वॉक्ड अक्रॉस द ही वॉज इन द सत्ताधारी दल की ओर थे और वो बोले कि मैं ऐसे दल में नहीं रहना चाहूँगा जहाँ समाज के जो दलित तबके हैं, पिछड़े वर्ग के हैं और जो अल्पसंख्यक हैं, उनका अगर हनन हो रहा है, उनके हितों का हनन हो रहा है, तो उस पर अगर रोका जाएगा तो मैं उस दल में नहीं रहना चाहता हूँ। और बहुत ही बेबाक तरीके से बोलते हुए, और उस समय संभवतः श्री कृष्ण सिंह जी थे मुख्यमंत्री बिहार के, उनको बताते हुए वो विपक्ष की ओर चले गए। तो मैं समझता हूँ कि आज एक समय है जब नेताओं को ये सोचना पड़ेगा। एक दिलचस्प वाकया है, आपको मैं चाहता हूँ 1 मिनट के लिए सुना दूँ। वो एक बड़े परिवार से थे, बहुत ही अच्छे ढंग से उनका लालन पालन हुआ था, लेकिन उन्हें लगा, जब वो असेंबली भी जाते थे, कार से जाते थे, और उनके सामने जो एक व्यक्ति विधायक थे, वो उनको गाड़ी वाड़ी नहीं थी तो वो साथ में उतनी दूर जाते थे। तो वो जो थे, जाति के नाम पर, चूँकि उनके यहाँ कोई नौकर होगा उनका जो इन्हीं के समाज के थे, उसको जातिगत आधार पे उसको गाली गलौज करते थे। और मंडल जी ये सब चीज़ तो कभी भी न उसको बर्दाश्त कर सकते थे, न किए। तुरंत, चूँकि जिस समाज के वो व्यक्ति थे, जिस सवर्ण समाज, उसी का इनका भी मैनेजर और सिपाही था, वो पहले बोल दिए कि बेवजह हम तुमको डांटेंगे, तुम्हारे जाति का नाम लेके डांटेंगे, क्योंकि वो हमको सुना रहा है। और वो सुनाए और कल होके उस महानुभाव का बोलना बंद हो गया। तो ऐसे वाकया हैं, कई बार हम सुनते हैं। देखिए,
डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की, जिसके तहत ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आप ये भी जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब रेजिग्नेशन दिया था तो एक कारण, 4 कारणों में एक कारण ये भी था कि ओबीसी के लिए काम नहीं किया जा रहा है। मंडल कमीशन बना, रिपोर्ट आया, उसके बाद कांशीराम का भी बहुत बड़ा मूवमेंट था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और जब मंडल कमीशन फर्स्ट जब आया था तो दलित लोग ज़्यादा डिफेंड कर रहे थे मंडल कमीशन को। मेरे कहने का मतलब ये है कि मंडल कमीशन लागू हो गया, आज उसकी सारी धाराएं एक तरह से ख़त्म की जा रही हैं और पिछड़े समाज में जो हलचल होनी चाहिए थी वो दिख नहीं रहा है। क्या वजह है? आप एक दिन विश्लेषण कर रहे थे, कुछ लोग उससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं कुछ हद तक सहमत हूँ कि जिस ढंग से संघर्ष होना चाहिए अपने हितों को लेकर, वो ये समाज कभी समझा नहीं। आपने एक बार विश्लेषण में कहा था कि जो दलित समाज था उसके पास तो कुछ था नहीं, न जमीन न जायदाद, तो वो शिक्षा की ओर बढ़ा। दुख की बात है कि पिछड़े वर्ग के जो अधिकांश जो लोग जिनके पास ज़मीनें भी हैं, गाय माल भी है, जानवर भी है, वो शिक्षा को वो अहमियत नहीं दिए थे जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इसलिए वो वस्तु स्थिति को पूरी तरह समझने में एक तरह से असफल हो रहे हैं और इसलिए कुछ राजनीतिक दल और कुछ धार्मिक जो एक संगठन है वो उनको बरगला कर आगे करती है, उनसे मंदिरों का घंटा बजवाती है और लेके कांवड़ चलवाती है। इधर से उनका नौकरी चाकरी, उनके आरक्षण, उनके सारे हित को लात मरवाती है। वो शिक्षा भी अब प्राप्त करने की स्थिति में नहीं। और ये बात दलित समाज तुरंत समझता है, लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं कुछ हद तक वाकई में पिछड़े हैं कि उनको समझने में थोड़ी समय लगती है। और ये मंडल जी अक्सर ये बात कहते थे। तो मंडल जी होते तो आज सड़क पे आंदोलन पे होते? बिल्कुल, मंडल जी तो बोलते थे ये बात कि जो ये समाज है वो इस समाज को अपने हक को समझना और इस विशाल समाज को, क्योंकि लोहिया जी भी अपने मुंह से बोले थे कि जिस समय इसको पता चलेगा अपना अस्तित्व कितनी बड़ी संख्या है, आज ईवीएम के माध्यम से खेल कुछ और उलट पुलट हो सकता है, लेकिन पिछड़े वर्ग का कोई अगर एक दल होता पूरे अखिल भारतीय ज्यादा पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति तो आजकल बीजेपी में है नेता। हाँ है, सही बात है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के, हाँ, तथाकथित पिछड़े वर्ग वो तो डलवाए उस सूची में अपना नाम बाद में। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि उनका तो रहता, और वो एक बहुत बड़े प्रशंसक थे बाबा साहब के। मैं पहली बार बाबा साहब के बारे में उनके मुंह से सुना था, मुझे खुद नहीं पता था। हालांकि मैं क्लास 9-10 में था, लेकिन बहुत अधिक जानकारी नहीं थी कि संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन है। और बाबू जगजीवन राम से मंडल जी के संबंध इतने आत्मीय थे कि मधेपुरा के लोगों को ये बात बड़ी खटकती थी कि ये चौधरी चरण सिंह के पक्ष में क्यों नहीं खड़े। अच्छा। और बाबू जगजीवन राम के पक्ष में क्यों खड़े हो जाते। तो इनकी अपनी सोच थी, और ये बोले कि उसमें जो मुझे सही लग रहा है मैं कर रहा हूँ, मेरे मरने के बाद लोग जानेंगे कि शायद मैं सही बोल रहा था। आज लोग मानते भी हैं कि मंडल जी ने जो बातें कही, एक ज़िंदगी में एक भी आक्षेप चरित्र के तौर पर, पैसे के तौर पर किसी तरह का न इन पर है, न इनके बहुत से परिवार के सदस्य जो राजनीति में रहे हैं उन पर भी नहीं है। मैं भी उसी रास्ते पे चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उनके पुण्यतिथि पर मैं आपके माध्यम से इतना ही एक समर्पित पिछड़े वर्ग और इस देश के और इस बहुजन समाज के एक कार्यकर्ता के रूप में मैं चाहता हूं कि ये बताऊं लोगों को कि अपने निजी स्वार्थ को हमेशा पीछे रखकर समाज के हित को आगे रखते हुए अगर हम लोग बढ़ें, तो मैं समझता हूं कि ये तमाम जो षड्यंत्र हैं एक पूरे के पूरे समाज को पीछे ढकेलने का, जिसके कारण देश पिछड़ गया, वो कामयाब नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो मंडल साहब तो बड़े बड़े ओहदों पर रहे, सीएम भी रहे बिहार में। कभी ऐसा संस्मरण आपको याद हो कि बड़े पद पर रहते हुए भी उनके साथ कोई जातिगत टिप्पणी की गई हो? नहीं, वो तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी दिलचस्प रूप से जानेंगे कि कैसे वो उन्हें मुख्यमंत्री पद का शपथ नहीं दिलाने के लिए जो उस समय जो गवर्नर थे वो बिहार के दूसरे कैपिटल
यानी रांची उस समय दूसरा कैपिटल था, चले गए और बोले कि मैं आपको शपथ नहीं दिलवाऊंगा। इन्होंने कहा कि मैं सीएम बनूंगा, क्योंकि ये पिछड़े समाज से पहले व्यक्ति थे जो बनने वाले थे, लेकिन उनको बनाने के लिए बाबू सतीश प्रसाद सिंह जो आज नहीं है हमारे बीच में, उन्होंने एक दिन के लिए मुख्यमंत्री पद को संभाला, क्योंकि इनके साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज देकर इनको सांसद थे। ये कहा जा रहा था, नहीं 6 महीना ये हेल्थ मिनिस्टर रहे थे। अच्छा। तो कहा जा रहा था कि हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर आप 6 महीने रह चुके हैं। तो जैसे मुख्यमंत्री बने तो उस दौरान जो बरौनी है बिहार में, वहाँ एक रिफाइनरी है। अच्छा। और वो रिफाइनरी बिल्कुल गंगा के किनारे, और उसी दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि उसमें रिसाव हो गया और वो तेल जो है सो गंगा में बह गया और किसी कारणवश उसमें आग लग गई। और ये आग 1-2 दिन नहीं, 2-3-4 दिन तक लगा रहा। इतनी भयानक वो रिसाव था और इतने बड़े स्तर पर उसका जो फोटो अखबारों में आ रहा था। तो अगले दिन विधानसभा में जो उस समय पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके थे विनोदानंद झा जी, उन्होंने टिप्पणी की कि जब शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो यही होगा, गंगा में आग लगेगी। शूद्र बोला था कि शूद्र शब्द। अब जो यादव जो है, जो समझ रहे हैं, जो उनको मैं बता दूं कि मंडल जी के जो मैनेजर थे, मंडल जी के जो खाना बनाने वाले थे, तमाम लोग उसमें वैसे ही थे। जो सवर्ण समाज के लोग जो शूद्र बुलाते थे, वही लोग इनके जो स्टाफ थे वो थे। और इनको ये हैसियत थी कि विनोदानंद झा जी से 4 गुना अधिक लगभग ये अपने निजी तौर पर सक्षम व्यक्ति थे हर दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई से, लेकिन शूद्र कहा जाता। देख लीजिए, मतलब वो यादव बीपी मंडल साहब वो मुख्यमंत्री बने, दुर्घटना से गंगा में आग लगी, और आग लगी तो ऑन रिकॉर्ड है ना, विधान ऑन रिकॉर्ड उसका प्रोसीडिंग्स तो में। ब्राह्मण जो है पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग ही लगेगा ना। तो ये है भारत के समाज की वस्तु स्थिति। और बीपी मंडल कोई साधारण फैमिली से नहीं थे, मधेपुरा स्टेट के मालिक थे, वो कोई साधारण फैमिली के नहीं थे। तो सूरज जी, फाइनल आखिरी, अगर आज बीपी मंडल साहब होते तो आज वो क्या करते? मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा आज जो देश के सामने संकट है वो है संविधान पर जो संकट। और वो संकट सिर्फ एक समाज पर नहीं, सिर्फ बहुजन समाज पर नहीं है, पूरे देश के जनतांत्रिक व्यवस्था पर वो संकट है, पूरे देश के एक ढांचे पर संकट है। संस्थाओं को उथल पुथल करके हटा दिया गया है। तो आप ये मान के चलें कि चाहे वो गिरफ्तार होते या नहीं होते, वो सबसे आगे रहते। और एक चीज़ और मैं बता दूं डॉक्टर साहब, जो आज के नेता जिनको ब्लैकमेल कर लिया जाता है कि अमित शाह के पास ये फाइल है और ये है, मंडल जी इस मेटल के बने हुए थे कि उनका कोई भी ऐसा आचरण न पब्लिक में न प्राइवेट में था जिसका कोई कभी अमित शाह ये सोचता भी कि हम आपको ब्लैकमेल कर लें। तो ये तो था, इसलिए वो निश्चिंत होके और पूरे निडर होके आगे रहते। और आज मैं अपने वो हिम्मत देखता हूँ। ओह, शुक्रिया। तो मैं इसलिए निजी तौर पर भी मैं अपने साथियों को बताता हूँ कि हम लोगों को एक साथ ऐसे लोगों को जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए, जरूर सम्मान देना चाहिए, जो चरित्र के दृष्टिकोण से, जो समाज के लिए अपने निजी स्वार्थ को अलग रखकर अपने पॉकेट से पैसे कंट्रीब्यूट करके चलाते हैं, जैसे आप अम्बेडकर नामा चला रहे हैं। और मैं अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी विनती के साथ शुक्रिया सूरज जी। तो ये था अम्बेडकर नामा का स्मृति शेष बीपी मंडल साहब की पुण्यतिथि पर। शुक्रिया साथियों, जय भीम। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। 50,000 सब्सक्रिप्शन पार हो चुका है। 5 लाख तक जल्दी से जल्दी ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। जय भीम साथियों, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।